हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग रन फिलिप कर्व। पिछली वीडियो में हमने शॉर्ट रन फिलिप कर्व को डिस्कस किया था, उसकी केंजियन एक्सप्लेनेशन की थी और उसके बाद कोलैप्स ऑफ फिलिप कर्व भी हमने डिस्कस किया था और शिफ्ट इन फिलिप कर्व ये भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम लॉन्ग रन फिलिप कर्व को डिस्कस करेंगे और फ्रीडमैन व्यू रिगार्डिंग फिलिप कर्व, नेचुरल रेट हाइपोथेसिस एंड अडप्टिव एक्सपेक्टेशंस, और इसके साथ ही हम रेशनल एक्सपेक्टेशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन नेचुरल रेट हाइपोथेसिस देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन इकोनॉमी कम बैक टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम at the natural rate of unemployment. Therefore, according to him, the long run Philip curve is a vertical straight line. तो फ्रीडमैन का मानना था कि शॉर्ट रन में बिल्कुल आपका जो फिलिप कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, ट्रेड ऑफ रिलेशन भी हो सकता है उसके बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में भी, कि अगर आप इन्फ्लेशन बढ़ाते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट कुछ हद तक कम होगा। बिल्कुल ये रिलेशन आपका शॉर्ट रन में हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लॉन्ग रन में जो है ट्रेड ऑफ रिलेशन नहीं होगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। लॉन्ग रन में इकोनॉमी जो है वो बैक टू स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर वापस आ जाएगी। मतलब आप इन्फ्लेशन को कितना भी बढ़ाओ, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम नहीं होगा लॉन्ग रन में। इसलिए लॉन्ग रन में हमें वर्टिकल स्ट्रेट लाइन फिलिप कर्व देखने को मिलता है। अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वह सिचुएशन है जिसमें जो लोग काम करना चाहते हैं, जितने लोग काम करना चाहते हैं उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, यानी कि उतनी जॉब अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं या अनएम्प्लॉयड हैं तो वो सिर्फ दो रीजन की वजह से हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सपोज आप कहीं पर जॉब करते हैं लेकिन वहां पर आपको आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पे आउट या फैसिलिटी नहीं मिल पाती, तो उसके लिए आप मतलब हायर वेज के लिए या बेटर फैसिलिटी के लिए उस जॉब को लेफ्ट करके कोई नई जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं। तो पुरानी जॉब को लेफ्ट करने और नई जॉब मिलने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अनएम्प्लॉयड होते हैं उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड कहते हैं। यह टाइम एक हफ्ते का भी हो सकता है या फिर एक महीने का भी हो सकता है। ठीक है, और यह क्यों होती है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जॉब अवेलेबल है लेकिन आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ पर जॉब अवेलेबल है, तो आपको उसको ढूंढना पड़ता है। तो उसमें जितना टाइम आपके पास जॉब नहीं होती उतना टाइम आप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं। और दूसरी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जब कोई इंडस्ट्री एक्सपेंड करती है यानी कि नई टेक्निक को यूज करती है, न्यू इक्विपमेंट लाती है, न्यू मशीनरी लाती है, तो जो पुराने वर्कर्स होते हैं उनको उस नई टेक्निक को सीखने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं और स्किल फॉर्मेशन किया जाता है। और उसमें जो टाइम पीरियड लगता है उसमें चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 2 महीने का हो, चाहे वो 3 महीने का हो, उसमें जो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट इज सेड टू बी प्रिवेल इवन इन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। In the presently believed that 4 or 5% of the unemployment represent natural rate of unemployment in the developed countries. यह माना जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर भी एग्जिस्ट रहती है और 4 to 5% नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है डेवलप्ड कंट्री में, इवन इन द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। Philip curve adaptive expectations and the rate of natural hypothesis. Friedman put forward the theory of adaptive expectations according to which people from their expectations on the basis of the previous period rate of inflation and change in the adapt their expectations only when the actual inflation turn out to be different from their expected रेट। इसमें उन्होंने यह बताया है कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में जो पीपल हैं वो अज्यूम करते हैं कि जो प्रीवियस रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वह एग्जिस्ट करेगा इन फ्यूचर में भी, और वो तभी कोई अपने एक्सपेक्टेशंस या अपने डिसीजन में तभी चेंज करते हैं जब वह यह देखते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन और एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन में चेंज आता है।
और इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑन वाई एक्सिस एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन एक्स एक्सिस। सपोज करते हैं कि हमारा इनिशियल जो शॉर्ट रन फिलिप कर्व है वो है SPC1 और इसमें हम दो इंजप्शंस को लेंगे। पहली इंजप्शन यह है कि हम अज्यूम करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5% पर है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो भी 5% पर है। A0 जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है इकोनॉमी का 5% इन्फ्लेशन पर। अब सपोज करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो मतलब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर करती है थ्रू अपनी फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के। तो पहली एजम्पशन जो हमने ली थी कि वर्कर्स जो हैं वो अज्यूम करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5% पर ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है तो प्राइजेज तो हाइक होंगे ही। तो हमारी प्राइजेज हाइक होने पर इन्फ्लेशन जो है वो 7% पर पहुंच जाती है, जिससे कि जो फर्म है उसको फायदा होने लगता है, प्रॉफिट होने लगता है। और जब फर्म को प्रॉफिट होगा तो वो अपना एक्सपेंडिचर मतलब कि एक्सपेंडिचर ऑन वर्कर पर बढ़ा देगी, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो और लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3.5% पर शिफ्ट कर जाएगी और इकोनॉमी जो है वो A0 पॉइंट से A1 पॉइंट पर पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद 7% इन्फ्लेशन रेट पर 3.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुकी है। और लेकिन यहाँ पर आने के बाद वर्कर्स को यह रियलाइज होता है कि उनकी रियल इनकम जो है वो चेंज हो चुकी है, यानी कि कम हो चुकी है। महंगाई ज़्यादा है और इनकम कम है, तब वो हायर वेज का डिमांड करना शुरू कर देते हैं। और हायर वेज की डिमांड करना शुरू कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब कोई फर्म किसी को हायर वेज प्रोवाइड करवाएगी तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उसको प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो वह अपना प्रोडक्शन को कम कर देगी। प्रोडक्शन को कम करेगी तो जो वर्कर्स उसने पहले मतलब जिन वर्कर्स को जॉब प्रोवाइड करवाई थी वह उनसे जॉब को वापस ले लेगी, यानी कि प्रोडक्शन कम करने के लिए कुछ वर्कर्स को जॉब से हटा देगी। तो वापस जो है इकोनॉमी B0 पॉइंट पर आ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% पर हो जाएगी। सपोज गवर्नमेंट दोबारा से यह अज्यूम करती है कि 7% इन्फ्लेशन रेट जो है वो कोई ज़्यादा रेट नहीं है, और फिर से इकोनॉमी को ग्रो अप करने के लिए, डेवलपमेंट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए वो एक्सपेंडिचर करती है और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है। और यहाँ पर B1 पॉइंट पर फिर से वर्कर्स अज्यूम करते हैं कि 7% ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन रेट भी 9% पर शिफ्ट कर जाएगा। हमारा शॉर्ट टर्म फिलिप कर्व 3 जो है वो C पॉइंट पर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब प्राइजेस हाइक होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो मतलब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब फर्म प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगी, और फिर से अनएम्प्लॉयमेंट 3.5% पर पहुंच जाएगी और इकोनॉमी B0 से B1 पॉइंट पर पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद वैसे उनको रियलाइज़ होगा कि वर्कर्स को कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था इन्फ्लेशन रेट उससे तो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगी, उनकी रियल इनकम कम होगी। फिर से वो हायर वेज की डिमांड करेंगे, और जब हायर वेज की डिमांड करेंगे तो फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और वो अपना रियल आउटपुट जो उनका प्रोडक्शन है उसको कम करने का सोचेंगे, और जिससे दोबारा से इकोनॉमी शिफ्ट कर जाएगी A0 पर और अनएम्प्लॉयमेंट 5% पर आ जाएगी। और यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। और अल्टीमेटली जब हम A0, B0 और C0 को मिलाते हैं तो हमारे पास लॉन्ग रन फिलिप कर्व ड्राइव हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन लॉन्ग रन में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो स्टेबल रहेगी एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उससे कम नहीं होंगी, ठीक है। अप्स एंड डाउन आएंगे लेकिन लॉन्ग रन में वो सेटल्ड हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फिलिप कर्व एंड द रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी को हम न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी भी कह सकते हैं, जो कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन कह सकते हैं या अनदर पार्ट कह सकते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट हाईलाइट पॉइंट है वो है दैट देयर इज नो लैग
नो टाइम लैग इन द एडजस्टमेंट ऑफ द नॉमिनल वेज कॉन्सिक्यूट टू द प्राइस लेवल, कि प्राइस लेवल चेंज होने पर मनी वेज, नॉमिनल वेज में जो चेंज आता है उसमें जो टाइम लैग होता है वो नहीं होगा। इसमें जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं या इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि कोई भी हो, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर्स, वर्कर्स, सप्लायर्स, लेबर, सब जो हैं वो रेशनली डिसीजन लेंगे। और गवर्नमेंट के जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, ये ऑब्वियस सी बात है। तो वो सभी मतलब कि अपनी एंटिसिपेशन, गवर्नमेंट के डिसीजन पर उनकी एंटिसिपेशन जो होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी, और उसी के बिहाव पर वो जो डिसीजन लेंगे वो भी बिल्कुल करेक्ट होंगे। मतलब कि इसमें फालतू की कोई एजम्पशन नहीं मानी गई है कि हाँ वो अज्यूम करेंगे इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ेगा। उन्होंने ऐसी कोई एजम्पशंस को फॉलो नहीं किया है। उनको पता है कि अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है तो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है तो इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगी। इसके साथ ही वो अपनी वेज रेट को और फैक्टर प्राइस जो है, जो सप्लायर्स हैं वो उसको बढ़ा देते हैं। इस तरह से जितनी इन्फ्लेशन रेट बढ़ी है उतनी ही उनकी वेज रेट और फैक्टर प्राइस इन प्रोपोर्शन बढ़ जाते हैं, जिससे कि इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसको हम डायग्रामिकली देख सकते हैं, जैसे कि प्राइस लेवल हमारा वाई एक्सिस पर है और रियल आउटपुट हमारा वाई एक्सिस पर। इसको हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ADAS मॉडल के बिहाव पर देख सकते हैं। जैसे कि हमारा सपोज हमारा इनिशियल डिमांड कर्व AD0 है और इनिशियल शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व SAS0 है, और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट A पर। प्राइस डिटरमाइन होता है P पर। अब सपोज करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है, तो वर्कर्स को पहले ही वर्कर्स इस चीज़ को एंटिसिपेट कर लेते हैं कि अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो वो पहले ही हायर वेज की डिमांड करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जितना प्राइस बढ़ा है उतनी उनकी डिमांड बढ़ जाती है और वो उतना ही प्रोडक्शन भी बढ़ा देते हैं। और सप्लाई कर्व जो हमारा ASA1 जो है वो हमारी AD1 को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट P पर, जहाँ पर ऑलरेडी इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस लेवल P1 पर बढ़ चुके हैं। सपोज गवर्नमेंट फिर से एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करती है और एग्रीगेट डिमांड हमारी AD2 पर शिफ्ट कर जाती है, लेकिन वर्कर पहले ही इस चीज़ को एंटिसिपेट कर चुके हैं, इसलिए वो अपनी वेज रेट को भी बढ़ा देते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन रेट P0 पर आ जाती है और सप्लाई भी हमारा AS2 कर्व पहुंच जाता है C पर। और जब हम इन तीनों पॉइंट को मिलाते हैं A, B और C को, हमारे पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्राइव हो जाता है। इसको साथ ही हम इसको लॉन्ग रन फिलिप कर्व भी आप बना सकते हैं अनदर डायग्राम में। इसमें जो है इकोनॉमी जो है वो जो रूट फॉलो करती है वो ABC डायरेक्ट फॉलो करती है, क्योंकि इसमें टाइम लैग नहीं आता। जबकि अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में हमने क्या देखा था, अगर हम इसको अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस लें तो वो AEBHC रूट को फॉलो करेगी, लेकिन जो कि रेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी एंटिसिपेशन बिल्कुल करेक्ट है वर्कर्स की, प्रोड्यूसर्स की और एंटरप्रेन्योर्स की, तो वो करेक्ट मतलब रेशनली डिसीजन लेते हैं। तो इससे जो है ऐसे मतलब अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में जो assumptions थी वो नहीं होंगी, और इकोनॉमी जो है वो ABC रूट को फॉलो करते हुए LAC हमारे पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्राइव हो जाता है। और इसी के साथ ही बिल्कुल लॉन्ग रन फिलिप कर्व जो हमारा वर्टिकल हम एग्रीगेट AD और AS मॉडल के थ्रू दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा फिलिप कर्व। मैंने मतलब इसको रिटर्न में समझाने का ट्राई इसलिए किया है क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन उनको रिटर्न में मटेरियल नहीं मिल पाता, क्योंकि कोविड की वजह से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद पड़ी हैं और बच्चे जो हैं घर पे मतलब डिफरेंट बुक भी अरेंज नहीं कर पाते। तो इसलिए एक तो उनको समझ में भी आए और एक उनके पास इनफ रिटर्न मटेरियल भी हो, इसलिए मैंने दोनों मोटिव को मतलब पूरा करने के लिए थोड़ा सा ट्राई किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।